नमस्कार, मैं मयूरेश गोखले शंखनाद प्रस्तुत विशेष भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। स्कूली लैंग्वेज में अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो हमारे पैसे और हमारी जरूरतें और उनसे रिलेटेड उनके रिसोर्सेस, इन सबका अभ्यास मतलब अर्थशास्त्र। ये एक स्कूली डेफिनेशन हो सकती है और इसी के साथ ये सारे रिसोर्सेस जो है ये मर्यादित है, तो इन रिसोर्सेस का सही उपयोग कैसे करें ये हमें सिखाता है अर्थशास्त्र। ऐसा हमने स्कूलों में पढ़ा था। ये अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे भारत में आज भी अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें करियर की भी बहुत सारी संधि है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैंने यहाँ ये जो सारी बातें कही ये स्कूल में पढ़ी हुई बातें हैं, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट मौजूद है जो इस बारे में हमें बताएंगे। और जल्द ही हमारे नागपुर में इंडियन स्कूल फॉर इकोनॉमिक्स की भी स्थापना होने वाली है, उस विषय में भी हम बात करेंगे। और इन सारी बातों के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित है श्वेताली ठाकरे मैडम। नमस्कार श्वेताली जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मयूरेश जी। श्वेताली ठाकरे मैडम, कॉस्टिंग, प्लानिंग, अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इस क्षेत्र में 25 साल से ज्यादा अनुभव इन्हें है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करके इन्होंने काम किया है और महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी ये अभी मेंबर इकोनॉमिक्स है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, अन्य बहुत मैगजीन में इनके इंटरव्यू आ चुके हैं, इनके बहुत सारे इंटरव्यू बड़े बड़े चैनल्स में भी आ चुके हैं और बहुत सारे विषयों में इनका बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हमें बहुत अभिमान है कि श्वेताली जी आज हमारे स्टूडियो में आई है और इकोनॉमिक्स इस विषय पे आज हम लोग इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अभी इस नागपुर में जो गर्मी है और आप हमेशा ट्रैवल करती है आपके काम से, तो कैसे लगता है? अपना नागपुर कैसा लग रहा है आपको? नागपुर अभी धूप के कारण जो जल रहा है उसकी गर्मी मेरे ख्याल से हर किसी व्यक्ति को लग रही है और मेरे ख्याल से इतनी गर्मी किसी को भी सहन होती नहीं, लेकिन नागपुर हमें हमेशा ही अच्छा लगता है। क्या बात है, नागपुर के लोगों में वही जान है। और अभी जल्दी हमारे नागपुर में इंडियन स्कूल फॉर इकोनॉमिक्स का भी प्लान है, ऐसा हमें मैडम से ही पता चला है। तो मुझे एक बताइए, ये इकोनॉमिक्स या ये जो संस्थाएं है एग्जैक्टली इनका क्या उद्देश्य है? तो प्राचीन काल से अगर हम देखा जाए तो भारत हमेशा ही एक प्रगतिशील देश था। आप हमारी सभ्यताएं देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। हमारा 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी जो निर्यात में 25% तक योगदान था। और ये जो हमारा अर्थशास्त्र या हमारी अर्थव्यवस्था, उसके पीछे जो मूल था वो थी समाजाभिमुख अर्थव्यवस्था। उसमें हर एक व्यक्ति और हर एक समुदाय को उसके कार्यकुशलता के कारण, उसके सेवाएं जो प्रदान कर रहा है उसके कारण जो काम मिलता था उसके लिए उसकी जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी निभाते हुए उसको उसका जो मूल भाव था वो भी पूर्ण मिलता था। तो इसलिए हर व्यक्ति सक्षम था और हमारा देश प्रगतिशील था और हमारा हर एक व्यक्ति सक्षम था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया जब ब्रिटिश हमारे इधर आए और 18 और 19वीं सदी में हमारी ये जो समाजाभिमुख अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह बदल गई और ये चेंज हो गई मार्केट बेस्ड पॉलिसी में। इसमें हम जो आदान प्रदान करते हैं यानी डिमांड एंड सप्लाई पे अपनी इकोनॉमी चेंज हो गई और इसके गंभीर परिणाम हमने तब भी सहन किए थे और अब भी इसके गंभीर परिणाम हमारे ऊपर होने वाले हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम एक सोने की चिड़िया कहलाते हुए देश थे, फिर हम बहुत गरीब हो गए, आज हम विकसनशील देश है और हमको अभी विकसित देश बनना है। तो हमें अगर विकसित देश बनना है तो हमें हमारा समाज के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में जानना, पहचानना और ये अर्थव्यवस्था कैसी चलती है इसका स्टडी और रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म इतने हद तक बढ़ चुका है कि हमें इसके कारण जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी, इसका एनालिसिस और स्टडी होना भी ज़रूरी है। तो इस सारे चीज़ों को मध्य रखते हुए हमने भारतीय शिक्षण मंडल के साथ यह संकल्प लिया कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च सेंटर ये हम निर्माण करेंगे
और यहाँ पे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, इसमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, हमारे गांधी जी के नीति तज्ञ, हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बंच ऑफ थॉट्स, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो हम ऐसे अर्थशास्त्रीय निर्माण करना चाहते हैं कि जो लोग इस सारे विषय में निपुण हो, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स भी आए, और ये लोग संपूर्ण राष्ट्र और हमारा इंडिपेंडेंस रखने में कामयाब हो और हमारी सस्टेनेबिलिटी भी रखे। तो ये हमारा उद्देश्य है। क्या बात है। मतलब आप अभी मुझे बता रही थी तो मुझे ये लगा कि भारत का अर्थशास्त्र ये भारतीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए जी। और साथ में ही नई टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सही एक बात इन्होंने कही है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो संस्थाएं हमारे यहाँ मौजूद है तो वो कहाँ पे है इस अर्थशास्त्र से संबंधित और क्या काम चल रहा है इनका? एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है दिल्ली में, इसके साथ साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बहुत बेहतरीन काम करती है इसमें, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च, जो ये इंटरनेशनल रिसर्च पे काम करती है। ऐसे कई सारे संस्थाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और मोस्टली इंडिपेंडेंट संस्थाएं के साथ साथ कई सारे कॉलेजेस में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सरकारी संस्थाएं है या गैर सरकारी भी इनमें कुछ शामिल है? और सरकारी संस्थाओं से कुछ अलग काम यहाँ होता है? सरकारी और गैर संस्थाएं दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अध्ययन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, और जो अनुसंधान के साथ साथ जो सरकारी संस्थाएं है जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारी बैंकिंग प्रणाली की सेंट्रल संस्था है जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और इसके ऊपर इसका काम करता है, और जो हमारी बैंकिंग प्रणाली और संस्थाएं है इसको यह मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा डिपार्टमेंट है, वो है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर रिसर्च होती है, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है उसकी ऊपर स्टडी करती है। नीति आयोग है, नीति आयोग अपने देश का थिंक टैंक है। तो नीति आयोग जो सोशल रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो देश को लगने वाली नीतियाँ है, इसके ऊपर रिसर्च करके हमारे देश के लिए नीति का सुझाव करती है। तो ये हमारे देश को एक दिशा का देने का काम करती है नीति आयोग। वैसे ही सरकार की एनएसओ करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ये सारे जो आंकड़े, सामाजिक आंकड़े हो गए, आर्थिक आंकड़े हैं, इसका संकलन करती है, इसको डेटा में कन्वर्ट करके इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो इसके रिपोर्ट और रिसर्च विंग्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है सुझाव देने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये भी संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है रिसर्च विभाग में। तो ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे अर्थशास्त्र में काम करने के लिए। सही में आपका बहुत बड़ा अभ्यास है इस फील्ड के ऊपर, और बेसिकली आप फाइनेंस इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने काफ़ी हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी उसमें काफ़ी अभ्यास किया हुआ है। तो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद क्या बदलाव आया है इस अनुसंधान या अर्थशास्त्र से संबंधित? 1950 से लेके 1980 तक जो सरकार ने मॉडल अपनाया था उसको समाजवादी मॉडल था। तो इसमें केंद्रीय योजनाएं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे हम कोल इंडिया लिमिटेड देखते, WCL देखते, तो ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बहुत बढ़ावा दिया था। और जितने भी उद्योग और जितनी भी योजनाएं आए, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण था, यानी लाइसेंस भी काफ़ी दिए जाते थे। तो
जो अनुसंधान क्षेत्र है, जो अर्थशास्त्र में जो पाठ्यक्रम था, उसके अंदर सरकारी योजनाएं, फिर औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र, इसमें काफी स्टडी की गई। 1990 के बाद आर्थिक शिक्षा में काफी बदलाव आ गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा मिला। इसके कारण स्टडी में एक उत्साह का माहौल आ गया, क्योंकि अभी हमारे पाठ्यक्रम में इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज, प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसे भी सारे जो सब्जेक्ट्स है ये इंक्लूड हो गए थे। इस दौरान काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हो गए, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर आईएम्स में भी काफ़ी सारे कोर्सेज इंक्लूड किए गए। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी सारा बदलाव आ गया, और सेबी, नाबार्ड जैसी भी संस्था का उसी वक्त एस्टैब्लिश हो गया। उसमें भी काफी बदलाव स्वतंत्रता के बाद आए हैं। हमारे जो स्नातक, जो ग्रेजुएट रहेंगे इस फील्ड के, उन्हें कितना स्कोप है आज अर्थशास्त्र इस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अपने रूट कॉज से लेता है। तो इन अर्थशास्त्र जिन स्नातकों ने स्टडी किया, इनको सरकार में काम करने का काफ़ी मौका मिलता है। जैसे हम जितने यूपीएससी के बच्चे हैं, हाँ। तो हम देखते हैं कि हर कोई बच्चा, यानी जो स्नातक है वो भी पढ़ते हैं, और उसके बाद मैंने देखा कि सरकार में नौकरी लगने के बाद, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, यहाँ पे आप जब पढ़ाई करते हो तो ये आपको पूरक काम करता है। और ये पढ़ने के बाद, ये सीखने के बाद भी हर एक आईएएस ऑफिसर और आईएफएस ऑफिसर, आप उनका अगर बायोडेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा। कि इकोनॉमिक्स में इन्होंने स्टडी करना बहुत ज़रूरी पाया गया है। तो वैसे ही सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट में आप काम कर सकते हो। वैसे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, कैपिटल फंडिंग वाली इंस्टीट्यूशन से, जो डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिसिस करके भी आप प्राइवेट में काम कर सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी इसके लिए विकल्प है, जहाँ पे आप एजुकेशन प्रोफेसर करके काम कर सकते हो, आप कंसल्टेंट करके भी वहाँ पे काम कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की जितनी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यहाँ पे भी काम करने का आपको मौका मिलता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र एंटरप्रेन्योर बन के काम करना है, तो आप कंसल्टेंट बन के काम कर सकते हो। पत्रकारिता में भी इसके काफ़ी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि पत्रकारिता में आप आर्थिक विषय में विश्लेषण कर सकते हो, उसका डेटा एनालिसिस करते हो। तो हर एक सेक्ट में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को स्कोप है अपना काम करने के लिए, काम बढ़ाने के लिए। इसको हम स्पाइन कह सकते हैं, मतलब हमारे देश का जो मराठी में ज्यादा मतलब पाठीचा कणा जी, तो स्पाइन कह सकते हैं इसको। तो ये अर्थशास्त्र से जो आपने संस्थाएं बताई अभी, जो भी एजुकेशन दे रही है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है एडमिशन अगर किसी को लेना है तो? 12वीं के बाद अगर आपको एडमिशन लेनी है ग्रेजुएशन के लिए, जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो उसमें मूलतः मैथमेटिक्स एक कोर है। तो मैथमेटिक्स चाहिए आपका 11th-12th में, इसमें कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम्स थ्रू आपका एडमिशन उसमें हो सकता है। कहीं कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं, लेकिन जहाँ तक है आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देने की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स करना है, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आपको करना है, तो आपका जो एजुकेशन है उसमें फिर से मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। 50 to 60% मार्क्स आपको होना चाहिए, और यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम थ्रू आपको एडमिशन मिल सकती है। आप उसके बाद पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं, जिसमें 55% मार्क होना ज़रूरी है। यहाँ पे एंट्रेंस के लिए नेट की एग्ज़ाम, या फिर जेएफटी है, या फिर उस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएम्स वगैरह, उसकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, तो वो भी एग्ज़ाम्स देके आपका एडमिशन हो सकता है।
कई सारी जैसे आईएसआई और जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईएमसी, यहाँ पे स्पेशलाइज कोर्सेज है इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, इकोनॉमिक रिसर्च के ऊपर। तो वो कोर्सेज में भी एडमिशन आप उसकी एंट्रेंस एग्जाम दे के, कैट जैसे आईएम्स में देना है तो कैट की एग्जाम देना पड़ेगा या जीमैट देनी पड़ेगी, तो एग्जाम्स देके आप इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भारत में कर सकते हैं। और ये जो सारी अनुसंधान है, इनका भारत निर्माण से ये लोग क्या इसमें काम कर सकते हैं? जैसे कि अभी भारत में सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी या बेरोजगारी, तो इस विषय में ये अनुसंधान क्या काम कर रही है या क्या काम कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स की बेसिक जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो होती है नीतियाँ। तो हमारी एग्जिस्टिंग नीतियाँ स्टडी करनी है और उसके साथ नई जो नीतियाँ आपको बनानी है उसमें आपको काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो ये अनुसंधान संस्थाएं और आरबीआई ये जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है और मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, इसके ऊपर विषय के ऊपर डेटा संग्रहण करके उसका स्टडी करती है। उसके बाद उसको आज के दौर पे और जो आगे आने वाली चुनौतियाँ है उससे रिलेटेड रिलेवेंट चेंजेस करके नई नीतियाँ बनाती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक्स में काफ़ी मजबूत तरीके से इसमें नीति बनाने का कार्य करती है। वैसे ही अभी इंटरनेशनल ट्रेड भी काफ़ी बढ़ गया है और इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबलाइजेशन के कारण हो गया है, तो ये इंटरनेशनल नीतियों पर भी ये लोग संस्थान और संस्था ये दोनों मिलकर कार्य करती है। जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी विषय में एक दो राय लोगों की होती है। तो आपने थोड़ी देर पहले ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। तो हमारे भारत में कुछ वर्ग ऐसा है कि जिनका कहना है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया और बहुत सारे चेंजेस, बदलाव उन्होंने लाए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट भी की, उसमें बहुत बदलाव लाए। तो एग्जैक्टली ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि 1930 में क्या हुआ। तो हमने को पता है कि दांडी यात्रा चालू हुई, नमक का सत्याग्रह हुआ, लेकिन हुआ क्यों? तो उस वक्त हमारी लोक संख्या थी 31 करोड़। हाँ। जीडीपी भी करीबन 30 करोड़ डॉलर ऐसा कुछ था। तो हम बहुत गरीब देश थे। तो हमारा खाने पीने का मुख्य खान पान क्या था? अगर जनरल पब्लिक का आप खान पान देखे भारतीयों का था तो नमक और चावल, नमक और भाकरी, और नमक के ऊपर इन्होंने अत्यधिक कर लगा दिया। अच्छा, कर ही नहीं लगाया, उसके ऊपर ये बनाना भी अवैध कर दिया। तो भी भारतीय खाएंगे क्या? क्योंकि इनका तो मुख्य उद्देश्य था पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, यानी प्रॉफिट मेकिंग उनका मुख्य उद्देश्य था। तो उन्होंने नमक के ऊपर तो कर लगा दिया, लेकिन हम भारतीय जिएंगे कैसे? तो इसके अगेंस्ट जो नमक सत्याग्रह चालू हो गया आज से 95 साल पहले, और आज 6 अप्रैल को नमक बनाकर गांधी जी ने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त किया था। कि ये क्या था? ये था कॉप, जो हम लोगों ने उनके अगेंस्ट हमारे अधिकारों के लिए हम लोग खड़े हो गए और कहा कि आपकी नीतियाँ अब नहीं चलेगी, हमें हमारे जीने का अधिकार है। और ये जीने का अधिकार हमने दांडी यात्रा करके पुनः प्राप्त की। तो आपको वस्त्रोद्योग का भी पता है कि वस्त्रोद्योग में क्या हुआ था। तो हमारा कच्चा माल पूरा लेके गए थे और पक्का माल यहाँ पे हमारे यहाँ बेचते थे, तो हमारे उद्योग भी पूरे बंद कर देते। तो हमें उन्होंने वस्त्र से मोहताज कर दिया, उन्होंने हमारा खाना भी हमसे छीन लिया। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है ये इनको क्षीण बना दिया था। अगर ये ऐसे ही चलता तो मेरे ख्याल से हमारे घर भी, यानी हमारा निवारा भी हमसे छीन लिया जाता। तो क्या हम आदिम मानव के जैसे रहते? तो ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ अफ्रीका में, ऐसा ही हो गया रेड इंडियंस के साथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे भी ये दमनकारी शासन चल रहा था। तो शुरुआत में जब आए ये ट्रेडर्स बन के, क्योंकि और फिर 1750 में जब औद्योगिकरण हुआ तब इनको कच्चा माल बहुत चाहिए था। तो कच्चा माल के लिए ये समुद्र के ओर से ऐसे स्थान ढूंढ रहे थे कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल ले सके। तो उनको भारत भी मिला।
भारत में सूरत, मुंबई और कोलकाता जैसे जो बंदरगाह थे ये बहुत पूर्ण थे और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। यानी 1750 में अगर आप देखें तो हमारा पर कैपिटा इनकम और ब्रिटिश का पर कैपिटा इनकम 1:1 था। और 1900 में अगर हम देखेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम और ब्रिटिशों का देखेंगे तो 1:100 था। तो दिस इज द गैप। तो ये गैप क्रिएट करने में किसका हाथ है? तो ये हमने तो नहीं की। उन लोग हमारे देश में आए, हमारा कच्चा माल लेके गए, हमारे इधर गोदाम बनाए, पक्का माल बनाया, लेकिन औद्योगिकरण का क्या हुआ कि माल काफी अच्छा बनता गया। तो पहले वो माल बेचते गए, फिर बाद में हमारे इधर उन्होंने जो अपना माल है डंप करना शुरू कर दिया, इतने कम दर में डाल दिया कि हम उससे कॉम्पीट ही नहीं कर सके। तो इवेंचुअली हम धीरे धीरे उनकी रणनीतियों को नहीं समझ पाए, उन्होंने उनकी व्यापारिक गतिविधियों को नहीं समझ पाए और हम उनके कब गुलाम बन गए हमको पता ही नहीं चला। और 57 के उठाव के बाद 58 में ब्रिटिश शासक हमारे पास आए, इंडिया में आए और उन्होंने अपनी शासन और अपनी नीतियां यहाँ पे चालू कर दी। धीरे धीरे हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे और शासक आने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़े प्रमाण पे उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारी कृषि, जो 80% इनकम हमारी भारत की थी वो थी कृषि से। अब कृषि में इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि हमारी तो सर्कुलर इकोनॉमी थी, उसको बंद करके हमें सिर्फ कैश क्रॉप लेने के लिए मजबूर कर दिया और हम जो धान्य है, जो खाने की चीजें वो बना नहीं सकते थे और सिर्फ कैश क्रॉप उनको देते थे। तो हमारे इधर धान्य अवेलेबल नहीं था, तो हमारे इधर भूखमरी जो हुई उसका वन ऑफ द रीजन है। तो भूखमरी भी उसी के कारण हुई। हमारे जो दर है जिसमें रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी कम थी और जो वो हमारे इधर डंप कर रहे थे उसकी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। तो हमारे ऊपर कर भी थे। हमारा जो मार्केट रेट, पहले तो पाउंड्स में पैसे मिलते थे, यानी अगर आप बंगाल में देखेंगे तो 1830 में जो एक्सपोर्ट करते थे तो वो करीबन 1.60 लाख पाउंड में हमारा माल बेचा जाता था। यानी कि आज की कीमत उसकी 20 लाख पाउंड है। तो इतना इनकम, और उस टाइम अगर आप 1 पाउंड भी कमाते थे तो वो आदमी को अमीर मानते थे। तो इतना एक्सपोर्ट हमारा उस वक्त चलता था। तो हमारे देश में उन्होंने कृषि को पूर्ण तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद हमारी जो संरचना थी उसको पूरा तहस नहस कर दिया। हमारी आर्थिक व्यवस्था थी बालूतेदारशाही और अलूतेदारशाही पे। तो ये एग्जैक्टली क्या है कि जो हर एक व्यक्ति और समुदाय जो काम करता है जिसमें वो कार्यकुशल है, जैसे लोहार है, सोनार है, ब्राह्मण है ना, जो तेल निकालता है वो तेली है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में थी और ये हर ग्राम में था। तो वो सर्कुलर इकोनॉमी थी और उसके कारण हर एक व्यक्ति को उसका मूल्यमापन करके पैसा मिलता था और सब में उसमें अमीर था और समृद्ध था उसमें कृषक और अपना बुनकर समाज। तो बुनकर समाज को तो इन्होंने करीबन पूरा ही खत्म कर दिया और कृषक को भी खत्म कर दिया। तो हमारा जो पैसा जहाँ से आता था, जिसमें हम लोग सब में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, जो 25% और 27% तक हमारा एक्सपोर्ट था, ये तो पूरा बंद हो गया और ये 2% तक नीचे आ गया। तो हमारा जैसे समाज का कैसा विघटन किया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमारा जो अलूतेदारशाही और बलूतेदारशाही थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जातीय व्यवस्था में। ये नेटवर्क को जात में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जात व्यवस्था जब में कन्वर्ट हो गया तो हम लोगों में भेदभाव आ गया, ऊंच नीच का भाव आ गया और हमको उनके जो व्यापारीकरण है उसके अंदर समाहित कर डाला। तो ये जातीय व्यवस्था और भेदभाव जो उन्होंने तब शुरू किया, हम लोग आज भी वही भोग रहे हैं, आज भी फॉलो कर रहे हैं उसे। आज आप बताएं, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इंजीनियर हैं, आपको बुरा लगता है? नहीं, अभी तो वैसे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं उसमें। आप अगर मैं कहूँ कि आप वैद्य है, आपको बुरा लगता है? कोई बुरा लगने वाली बात मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे बुरा लगता है? तो ये मेरा कार्य है। correct, तो correct. कार्य के अनुसार ये विभागनी की थी, ये जातीय व्यवस्था नहीं थी। और हर एक व्यक्ति को ये सुविधा थी कि अगर उसको चेंज करना है उसका फील्ड, वो कर सकता था। सही है।
ये जात में नहीं बंधे थे हम लोग, तो इसको भेदभाव में कर डाला, तो हम लोगों को भेदभाव कर दिया। तो ऐसे जो ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारी कृषि को खत्म कर दिया, हमारे सांप्रदायित्व को खत्म कर दिया, हमारे में भेदभाव लगा दिया, हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी चीजें रखी नहीं, हमें भूखमरी से मरना पड़ा। औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण हुआ कहाँ? हम कहते हैं औद्योगिकरण हमारे यहाँ लिखे, औद्योगिकरण तो ब्रिटेन में हुआ ना, उन्होंने उनकी डेवलपमेंट की, उसमें हमारा कोई हाँ, हमारा उद्योग तो बंद कर दिया। तो अगर हमारा उद्योग बंद कर दिया तो औद्योगिकरण इंडिया में नहीं हुआ, औद्योगिकरण हुआ बाहर, बाहर हुआ। ये तो बाद में कुछ हमारे इंडियन से उन्होंने थोड़े कुछ हिम्मत जुटाई और कुछ औद्योगिकरण भारतीयों ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। और हम तो पहले से ही सीखते हैं। अब शिवाजी महाराज के टाइम पे भी सुनते थे, जब नौदल सेना बनानी थी तब हमने नौदल के लिए बहुत कोशिश की कि हमको वो शिप बनाने की, शिप बिल्डिंग सिखाए, पर वो नहीं सिखा रहे थे। तो पहले हमारे लोगों को वहां भेजा, वहां से सीखिए, और 2 लोगों का हायर करके हमने यहाँ पे सीखा। तो ये हमारी संस्कृति है। तो ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर सिर्फ जुल्म ढाए है, तो हमारा उससे कितनी उन्नति हुई। अगर 43 ट्रिलियन डॉलर वो हमारी यहाँ से लूट के लेके गए, तो मेरे ख्याल से हमारी उन्नति इतनी अधोगति ही ज्यादा हुई। लगभग डुबा ही दिया था उन्होंने अर्थव्यवस्था को। वर्तमान में भारतीय अर्थशास्त्र, शिक्षा और अनुसंधान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो हमारी वैश्विक और यानी इंटरनेशनल और समकालीन, यानी आज के करंट डेट में जो आर्थिक मुद्दे हैं उसके ऊपर स्टडी का बहुत अभाव है। बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो इंटरनेशनल है, इन्होंने अपना कोर्स अपडेट कर दिया, मगर हम आज भी पारंपरिक रीतियों से सिखा रहे। दूसरा, हमारे जो रिसर्च करने के सब्जेक्ट्स है वो बहुत सीमित है, और उसका कारण है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो जो संसाधन लगते हैं, जैसे उपकरण जो चाहिए, जो डेटा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो उसकी भी कमी है। तो उसके लिए हमारी वो जो गुणवत्ता है जिसमें रिसर्च करना चाहिए उसमें कमी है। निवेश अर्थशास्त्र में बहुत ही कम हो रहा है। जैसे मैंने बताया पहले कि बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो निवेश कर रही है उस पर, एक डिपार्टमेंट बना दे रही, लेकिन उसको जो आकार देना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। जो सामाजिक विषय है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, वो सामाजिक विषय को छेड़ा ही नहीं जा रहा। शिक्षण और शैक्षणिक जो नीतियाँ है उसमें भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा जटिल कर दिया, इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि जो बच्चे हैं वो जटिल विषयों में उलझे रहते हैं। और उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो आर्थिक सिद्धांत है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वहाँ पे हम लैक कर रहे, वो भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अर्थशास्त्र को सिर्फ गणितीय विषय में ही देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। जो आपको समाजशास्त्र पढ़ना है, जो आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो आपको राजनीति पढ़ना है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता। हर सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो उसके साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी मनोविज्ञान भी स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है। तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये अर्थशास्त्र की स्टडी पूर्ण नहीं होगी। और हम मॉडल किसको मांगते हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को। तो वहाँ के जो सिद्धांत है वही हम यहाँ पे पढ़ा रहे, लेकिन इसके ऊपर क्या, वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चुनौतियों के लिए हमें फाइनेंशियल एड होनी बहुत ज़रूरी है, नए अप्रोचेस, नए स्टडीज़, और हमें हमारे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कॉम्पीट कर सके, यहाँ तक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज की। सही है। और इसी के साथ उनको भूख और गरीबी का भी चुनौती एक सामने है इन सारे अनुसंधानों को। तो इसके ऊपर जब भी मैंने आपको पूछा था कि इसके ऊपर ये अनुसंधान क्या कार्य कर रहे हैं, तो देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं कि करना क्या है हमें। तो 2014 की बात है,
कुछ कोली समाज के प्रतिनिधि जाके अमित शाह जी से मिले थे हम्म, और उन्होंने बताया कि स्टीमर्स को परवाने दिए थे मछलियां पकड़ने के लिए। हम्म, अब उसको इतने अच्छे तरीके से अमित शाह जी ने हैंडल किया, उन्होंने सर्वप्रथम तो ये परवाने रद्द कर दिए और दूसरा आसपास 8,000 करोड़ की लागत लगाकर इन कोली समाज को नाव लेने, जाले लेने, उनके बाजार पेड़ बनाने के लिए दिए। इनकी स्वतंत्र व्यवस्था की जहाँ पे मछलियों का बाजार हो। फिर जो रेलवे स्टेशन से वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाए 1.5 एकड़ में, कोल्ड स्टोरेज बनाए। तो मेरे ख्याल से 80 लाख कोली समाज जो मछलियाँ पकड़ने पर निर्भर है, स्टीमर्स नहीं वो सब निकाल दी रहती। हाँ। आज स्टीमर्स रहते तो जो मछलियाँ के ऊपर उद्योग धंधा करते हैं, जो खान पान में यूज करते हैं, उसमें कई कम रेट में हमें मछलियाँ मिली रहती। लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट था, ये था कि 80 लाख लोग जो उसके ऊपर डिपेंड रहते ये बेरोजगार हो गए रहते। और फिर इनको कर्ज तो देना पड़ा रहता, इनको रोजगारी नहीं है तो उनके बाकी भी आर्थिक भार, वेलफेयर स्कीम्स और बाकी जितना भी इम्पैक्ट है उनका आया रहता। वैसे ही बहुत सारा अभी एक अगर हम समाजाभिमुख देखें तो हर एक समाज की ऐसी ही इश्यूज है। तो ये इश्यूज टैकल करने के लिए हमें सिर्फ सरकार, हम सोचते हैं कि सरकार ने सब करना चाहिए, सिर्फ सरकार की जरूरत नहीं है, ये समाज की भी जरूरत है कि हर एक व्यक्ति को काम हो और उसका जो कौशल है वो कौशल विकास करे, उसे नए जितने भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दे, उनको वित्तीय सहायता दे, सो दैट इनके जो बिजनेसेस है ये बहुत अच्छे से कर सके और ये आत्मनिर्भर बन सके। तो भूख और गरीबी से हमें निकलना है तो हमें हमारे समाज को समझना पड़ेगा, उनके समस्याएं समझनी पड़ेगी और वो समस्याएं का समाधान खोजकर इसमें समाज के साथ, सरकार के साथ साथ समाज ने भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। रोजगार निर्मित जरूरी है। महिलाओं का स्थान बहुत कठिन है। आज 50% महिलाएं हैं और 50% महिलाएं में सिर्फ 22% महिलाएं कार्यशील है। यानी आज की तारीख में शायद 43 करोड़ इस एज में है महिलाएं जो काम कर सकती है, उसमें से 34 करोड़ महिलाएं सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। तो अगर किसी का जॉब पहले जाता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रही है उनका जाता है। तो सिर्फ 9 करोड़ महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तो उनका सक्षमीकरण करना हमारा ज़रूरी है। रोजगार निर्माती करना वो सरकार और समाज का जैसा काम है, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं देना भी काम है। हम जैसे पानी की समस्या है, इससे हम अपने को भिन्न मानते हैं कि मैं डोमेस्टिक यूज करता हूँ, मुझे क्या लेना है। बट इवेंचुअली जैसे महाराष्ट्र में मुझे पता है कि महाराष्ट्र में आप जाके पूरा स्टडी करके देखिए कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कौन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है। इंडस्ट्रियल जोन में जाके देखिए ईटीपी कितना बना है, किस पानी की दर्जा क्या होना चाहिए और किस पानी का क्वालिटी कितनी खराब हो रही है। और सब में ज़्यादा अगर कोई प्रश्न होता है तो आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस सब में हाईएस्ट है। तो अगर वाटर बॉर्न डिसीजेस सब में हाईएस्ट है तो सब में पहले हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जब तक समाज सजग नहीं होता तो भूख और गरीबी हमको अगर मिटानी है तो समाज ने और सरकार ने एकत्रित मिलकर इन सारी सेवाओं के ऊपर और शिक्षा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, आपने काफ़ी अभ्यास इसका किया हुआ है और भारतीय विचार और मूल्यों को लेकर आपने इसकी सारी बातें हमें आज बताई। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है या उनका जो भी इकोनॉमी है वही आज हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में कुछ बताइए, क्या भाषा है इनकी? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रीमियम और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में विद्यालय है, जिसकी पहले तो ये हर जगह क्यों प्रचलित है। तो 18वीं और 19वीं सदी में जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आया
तब ब्रिटिश का ट्रेड करीबन हर एक देश के साथ। हाँ। दूसरा, करीबन एक पॉइंट ऐसा था कि उस वक्त 65 देशों पे कॉलोनाइजेशन था, वहाँ पे ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिशर्स जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आके पढ़ते थे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हर दूसरे देश में होता था, उसमें व्यापारिक में, उसके सरकार में। तो हम एलमनाई कहते हैं, तो ये एलमनाई हर जगह अभी फैले हुए हैं। तो ये हर देश में अगर देखेंगे तो सरकार में, प्राइवेट में अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में काम करता है तो उसकी अगर उच्चतम दर पे देखेंगे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डिग्री आपने नहीं देखी तो होना ही नहीं है। तो इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है और इसलिए ये इंटरनेशनल, नेशनल यानी ब्रिटिश के लिए नेशनल और बाकी इंटरनेशनल जगह पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पर उसका सर्व मूल क्या है कि उसकी मूल है कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म, यानी डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी। तो डिमांड क्रिएट करो और वैसे सप्लाई करो, लेकिन उसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होता है कि पूंजीवादी और उपभोक्तावादी तो आप बना देते हो, लेकिन उसका दूसरा अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को सबसे अमीर होना होता है जो पूंजीवाद में जाता है। अब अगर मुझे अमीर होना है तो जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अमीर, अब क्योंकि हर किसी को अमीर होना है तो मुझसे तो सारे लोग गरीब होने चाहिए। अब उनको गरीबी फैलाने का भी काम इस अर्थशास्त्र का दूसरा आप पहलू समझ सकते हैं। तो ये बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके पास काफ़ी सारे फंडिंग है, रिसर्च के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेशनल मान्यताएं हैं, पर वो हमारी स्कूल नहीं है जिससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो अभी इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात जो हमने की, वो नागपुर में उसका कुछ प्लान चल रहा है अभी? विदर्भ में उसका एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा ये फाइनल होने का है, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, लेकिन वो विदर्भ से शुरू होगा, इतना पक्का है। और इसमें सारे जो अभी हमने चर्चा की वो सारी बातें जो अभ्यास आज जो हमने हमारे सारे दर्शकों को बताया वो उसमें इंक्लूड होने वाला है। बिल्कुल, इसमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से लेके आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी, क्योंकि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपिंग कंट्री बनना है और हमको दिखाना है। जैसे हमने जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, हमारे बाद 65 देशों को स्वतंत्रता मिली, तो कैटलिस्ट का काम किया हमारी आर्थिक नीति में। जैसे हमने आज हम फिर से कैटलिस्ट का काम करने की कोशिश करने की इच्छा रखते हैं, संकल्प लेके चले कि भारत को हमें, यानी मेरा मानना है कि आप नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी होने से बेहतर है कि हमारा हर एक व्यक्ति सक्षम हो, हर एक व्यक्ति हैप्पी हो, हर एक व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर हो और उसको स्वराज्य रहे, यानी वो स्वयं चलित स्वतः खुद के जीवन को नियंत्रण करके निर्णय नीतिमत्ता से ले, ये बहुत जरूरी है। क्या बात है। और ये जो प्रयोग होने जा रहा है विदर्भ में, ये पूरे भारत में पहली बार होने वाला है जी। तो ये हमारे पूरे विदर्भ के लिए और नागपुर के लिए बहुत अभिमान की, बहुत प्राउड की बात है कि आज पूरे भारत में ये विदर्भ में प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की हम लोग कह सकते हैं कि जो बैकबोन है वो श्वेताली मैडम आज हमारे साथ यहाँ पे है। मैडम, जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे थे, तो गांधी जी ने उस वक्त सत्याग्रह करके उसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो इसका मतलब उस वक्त उस अर्थव्यवस्था जो ब्रिटिश कालीन चल रही थी, तो गांधी जी उसको समझ चुके थे कि कुछ वहाँ गलत हो रहा है। तो एक दशसूत्री गांधी जी की थी इस बारे में, जो हमारे भारत में आज भी कई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। गांधी जी की दशसूत्री जैसे सत्य, अहिंसा, फियरलेसनेस, स्वराज, स्वदेशी, नई तालीम, ऐसे हम अलग अलग विषयों में है और वो बहुत ऐप्ट थी। जैसे हम असहकार बोलते हैं,
असहकार यानी नॉन कोऑपरेशन। Non-cooperation। उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन के लिए हमने लड़ाई की, उसके बाद 1930 में सॉल्ट मार्च, और 1947 में जब लड़ाई की यानी हमने असहकार दिखाकर आंदोलन किया अहिंसात्मक, और ब्रिटिशों को हमने यहाँ से भगा दिया। हमने नॉन कोऑपरेशन का इतना अच्छा अपने पास एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर 1900 जब हमने स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को ठुकराओ ये जब किया, तब ये तो उद्योग धंधा के लिए, आर्थिक नीति के लिए आए थे, तो इन्होंने बिजनेस इनका बढ़ रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने विदेशी चीजों को ठुकरा दिया और महंगे स्वदेशी वस्तु को भी एक्सेप्ट कर लिया, तब इनका माल कराची के बंदरों पे चढ़ने लग गया, इनका प्रॉफिट घट गया, इनका जो कैपिटल था वो इरोड हो गया। तो वो तो सब डर गए 20, 30, 47। तो वन बाय वन उनको समझ में आ गया कि अभी यहाँ पे हमारी दाल नहीं गिलने वाली। तो वो व्यवसाय करने से कतराने लग गए, उन्होंने अपना कैपिटल निकालना चालू कर दिया। और यही कारण था, क्योंकि ये जो वॉर था ये शासन के लिए नहीं था, ये था आर्थिक वॉर, वो आर्थिक वॉरफेयर था, और इसलिए ब्रिटिश यहाँ से भाग गए। उसी का जीवंत नया उदाहरण हम बताते मालदीव्स का। अब मालदीव्स में क्या हो गया, मालदीव्स में असहकार का आज का नया एग्जाम्पल है कि वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के बारे में कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की। उसको सुनकर बहुत सिंपल वे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम लक्षद्वीप बनाएंगे। अच्छा, कोई आह्वान नहीं किया कि हम मालदीव्स जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया, क्योंकि 50% से ज्यादा जो विजिटर्स मालदीव्स में जाते हैं वो तो इंडियंस है, तो उन्होंने भी अपनी पीठ घुमा दी मालदीव्स की तरफ। मालदीव्स पूरा ठप हो गया और हमारा लक्षद्वीप बढ़ने लग गया, वहाँ पे डेवलपमेंट आ गई। तो हमारा जो लक्षद्वीप बनने के बाद और मालदीव्स घुटने पे आने के बाद ये असहकार की एक बहुत अच्छी परिणति मिसाल है। तो ये असहकार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे गांधी जी की नीतियां आज भी लागू है। कोई भी चीज करते समय, जिसे हम सत्य की बात करते हैं, तो सत्य यानी सिर्फ ईमानदारी नहीं है, सत्य उससे भी ऊपर है। जो हमें हमारे आयुष्य में जितने भी कोई निर्णय लेने होते हैं, जो हमें हमारे आयुष्य में जो भी कार्य करने होते हैं, हमें उसको सत्यता से लेनी है, उससे स्टिक करके चलना है। और ये स्टिक करके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो करने के लिए आपको निर्भयता की जरूरत है। तो निडरता और निर्भयता क्या होती है, तो दैट इज फियरलेसनेस, एकदम कोर ऑफ फिलोसफी है। अगर आप न्याय के साथ चलना चाहते हो, आप सत्य के साथ चलना चाहते हो, तो आपको फियरलेस बनना पड़ेगा। और फियरलेस यानी डर का अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन डर होने के बावजूद हमें आगे बढ़ के उससे हमारे मार्ग पे आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। इसका मतलब नहीं कि हमें हिंसा करनी है, लेकिन हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें हमारे अधिकारों के लिए खड़ा होना है, और उस भय से ऊपर उठ के साहस करना है। वही हमारी ताकत है, दैट इज फियरलेसनेस। वो आज भी रेलेवेंट है। तो ऐसे उनकी जो नीतियां है वो बहुत अर्थपूर्ण है। जो अभी हमारे इधर स्किल इंडिया चल रहा है, कौशल विकास चल रहा है, तो ये नई तालीम हमको गांधी जी ने सिखाई थी। वो उस वक्त की शुरुआत है कि जो एकेडमिक एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है। तो वो व्यावहारिक ज्ञान दे आपको, आपका कौशल विकास हो। तो कई सारे बच्चे हम देखते हैं, अभी हम इंटरव्यूज आप भी लेते होंगे, हम भी लेते हैं, तो कई बार देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है, लेकिन जैसे मैं कॉमर्स की हूँ, मैं सीए हूँ, तो मैं अगर सेल्स की एंट्री पूछती हूँ, परचेस की एंट्री पूछती हूँ, एक मास्टर्स इन कॉमर्स को वो बता नहीं पाते। तो ये एकेडमिक नॉलेज कैसा है, ये इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रहा, इनको एकेडमिक नॉलेज में यहाँ पे। तो ये तफावत कम करने के लिए हर कोई हर नॉलेज के लिए बना नहीं होता है, तो उनकी कौशलता हमको निकाल के इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे स्किल इंडिया में हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है, वैसे देना भी बहुत ज़रूरी है। तो
ऐसी गांधी जी की नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट, कल जो रिलेवेंट थी आज भी रिलेवेंट है, और मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काफ़ी हद तक काम भी कर रही है। और हर एक, अगर आप सेक्टर वाइज भी जाए तो आपको देखेंगे कि हमारी बहुत सारी नीतियाँ जो आ रही है उसमें उसका अवलंबन आपको दिखता है। सही है। मतलब इसी नीतियों को लेकर बहुत सारा अभ्यास करके हम लोग आज यहाँ तक आए हैं कि जल्द ही विदर्भ में एक इंडियन स्कूल फॉर इकोनॉमिक्स शुरू होने वाला है। और बहुत सारी चर्चा आज हमने यहाँ पे की अर्थशास्त्र के बारे में, उससे संबंधित बहुत सारे विषय आज हमने यहाँ पे देखे सुने, और बहुत सारी बातें हमें पता चली कि जो आज की पीढ़ी की बहुत ज़रूरत है। तो श्वेताली मैडम, आप यहाँ पे आए, आपका बहुमूल्य समय आपने हमें यहाँ पे दिया। हमारे शंखनाद के सभी दर्शकों की तरफ से और हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और मैंने जो भी विश्लेषक चर्चा की, आई होप कि ये आपके लिए या सुनने वालों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। और हम चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए हर एक व्यक्ति इस प्रोग्राम के अंदर पार्ट हो और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च सेंटर में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम ये कंडक्ट कर सके। जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।